आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते। मैं अभय सिंह आपका अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सभी लोगों के लिए मैं 11th क्लास की फिजिक्स लेके आता हूं और हमने इस चैप्टर में बल तथा न्यूटन के गति विषयक नामक चैप्टर्स को यानी जो टॉपिक है उनको शुरू किया है। तो उसमें अभी तक के लेक्चर इसके पहले जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले के लेक्चर में आप लोग को बल और संवेग और न्यूटन के दो नियमों अर्थात प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम को समाप्त कर दिया है। तो आज जो मेरे दोस्त क्लास चलेगी, आज वो स्पेशल जो क्लास चलने वाली है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर चलेगी और न्यूटन के तृतीय नियम के हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग को भी समझेंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम का हमारे इस जीवन में क्या उद्देश्य या क्या लाभ है। ठीक है मेरे भाई, आइए समझते हैं। तो आज जो हम समझेंगे न्यूटन चाचा के न्यूटन का तृतीय नियम। अब देखना मेरे भैया, न्यूटन थर्ड लॉ, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक भैया, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, बस थोड़ा सा समझना। देखो, न्यूटन ने पहले नियम में कहा है कि कोई वस्तु विराम में हो तो विराम में ही रहे, अगर गति में हो तो गति में ही रहे, उस जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन का प्रथम नियम था। और न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में मेरे भाई गति यानी बल के नियम को भी दिया था, यानी बल संबंधित बातों को उनने अपने न्यूटन ने दूसरे नियम में बताया था। अब बात आई है तीसरे नियम की कि मेरे भैया तीसरा नियम क्या होता है, उस चीज के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब देखना तीसरा नियम क्या है। ये भी बहुत बेसिक सा नन्हा मुन्ना अच्छा सा नियम है। बस इन्होंने इस नियम को कहा था भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस इस चीज को मेरे भैया अपने मन में बैठा लेना कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब आ जाओ। क्रिया का मतलब करने वाला, प्रतिक्रिया का मतलब होता है जस्ट विपरीत करे। क्रिया का मतलब हम आगे ठेले और उसका प्रतिक्रिया का मतलब वो भी हमको इधर ठेले। मान लो कि ये सुजीत है, कोई हमारा एक नन्हा मुन्ना छात्र सुजीत है और इधर हमारा क्या है? सूरज। ठीक है, अब सुजीत और सूरज हैं। अब एक चीज समझना, अब सुजीत ने क्या किया? एक ईंटा उठाया, जानते हैं ना, कंकड़ पत्थर। पत्थर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बताइए इतना पहले। हाँ सर समझते हैं, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, समझते हैं तो। अब देखना भैया, अब सुजीत ने क्या किया? जमीन से पत्थर उठाया और उठा करके सूरज को मारा। अब बदले में क्या करेगा? सूरज भी उस पत्थर को पकड़कर सुजीत को मारे। मतलब आप लोग मारो आगे और वो आ जाए पीछे। यही होता है भैया न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम होता है। आइए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लिखा भैया न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में क्या कहा, आइए देखते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इसमें क्या है भैया? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी अपनी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई मेरे भैया, यानी कि जब हम किसी वस्तु पर
जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी अपने विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। अब देखना, इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब नोट में क्या लिखा है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य कर रहे हैं, यानी कार्य कर रहे दो बलों में से किसी एक बल को क्रिया, अन्य एवं बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यानी मान लो क्या कह रहा है कि जो हमारा दो वस्तुएं हैं, एक बल लगाएगी, एक इधर लगा रही है तो एक भैया इधर लगा दे, मान लो कह रहा है। तो इसमें से कह रहा है एक बल क्रिया होगा और जो भैया लगाने से दूसरा बल उत्पन्न हुआ हमारी तरफ, वो कौन सा हो जाएगा भैया? प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो ये चीज हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा, बड़े ही हौले हौले से समझ में जरूर आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु यानी कोई भी है, जैसे कि हमने कहा था कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी अपने विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। इधर भी आ जाओ थोड़ा सा, न्यूटन के द्वितीय नियम में तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम में ही तृतीय नियम शामिल है। जैसे कि तृतीय नियम में हमको बल की आवश्यकता पड़ती है, बस बात यह है कि एक काउंटर होता है, एक इनकाउंटर, यानी कि एक प्रक्रिया बल, एक भैया प्रतिक्रिया बल। हम लोगों ने जो न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था उसमें बल संबंधित सारी समस्याएं दूर किया था। अगर आपको बल से है समस्या तो इसके पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको बल से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी मेरे भैया। ये बात का वादा है आप लोग से, बस जाकर पीछे एक चीज को देखेंगे। आ जाओ, दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के तृतीय नियम, यानी हमारे अब दैनिक जीवन में भैया, दैनिक जीवन का मतलब जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, इसमें हमारा न्यूटन का तृतीय नियम किस प्रकार प्रभावी, या न्यूटन का तृतीय नियम हमारे किस काम आता है, उस चीज के बारे में भी हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि क्या आया है। देखिए, पहला नंबर आया है समतल भूमि पर चालन की प्रक्रिया। अब कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव ये का खुजहार बता रहे हैं, तो गुरुदेव आपको खुजहार नहीं बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो समतल भूमि पर चालन की प्रक्रिया क्या होती है उस चीज को आप लोग बहुत अच्छे समझना कि जब हम पैदल जमीन पे चलते हैं तो जो हमारी पाँव के पंजे हैं वो जमीन पर बल लगाते हैं और जमीन बदले में भी हमको आगे भेज देती है। यही होता है भैया क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, वो वस्तु भी हमारे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाए। अब देख लेना मेरे भैया, दूसरा नंबर, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। मान लो कि हमारा कोई घोड़ा है, वो गाड़ी को खींचेगा तो कैसे करेगा? ये घोड़ा है, अब घोड़ा है कोई भैया, वो गाड़ी को खींच रहा है तो कुछ न कुछ कार्य करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। बिल्कुल करेगा गुरुदेव। अब घोड़ा भी बल लगाता है अपने पाँव से जमीन पे, जमीन उसको आगे भेजती है, ठीक है। कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूटने पर खींचने वाले का पीछे गिर जाना। यानी कह रहा है कि मान लो कुएं से आप लोग पानी खींच रहे हैं, अब पानी खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ठीक है, ऐसे खींचेंगे भैया तो हमारे हाथों से बल लगाया जाता है, और अचानक अगर रस्सी कहीं मिस या टूट गई तो हम क्या होते हैं? पीछे की ओर गिर जाते हैं। मतलब बल तो हम आगे की ओर लगा रहे थे, लेकिन रस्सी टूटते ही हम पीछे की, यानी क्रिया तो हम आगे कर रहे थे, लेकिन जब हमारे साथ तो प्रतिक्रिया यानी बदतमीजी पर उतारू होगा तो हमको कहाँ गिरा देगा भैया? पीछे। तो ये चीज माय बॉयज आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं बताइए। तो हो गया होगा कि जब हम कुएं से यानी पानी निकालते हैं और रस्सी अचानक टूट गई तो हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
जैसा कि मैंने आप लोग को शॉर्ट वीडियो में संगम तट, पवित्र पावन तट प्रयागराज के संगम तट पर जा करके आपके इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने उस शॉर्ट को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे जरूर देखेंगे। तो अगला जो इसका था भैया वो क्या था, नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना। ठीक है, यही पे शॉर्ट बना है, डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। सिर्फ इसी एग्जाम्पल पर पूरी की पूरी वीडियो शॉर्ट में बनी है, आप लोग उसको जा करके जरूर देखेंगे भैया। अब देखो, नाव से उतरते समय मान लो कि भैया हमारी नाव थी, ऐसे नाव थी, ये पानी था, ये भी पानी था, ये भी पानी था, ये भी पानी था, ये भी पानी था कि नहीं था? ठीक है, ये पानी था हमारा। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, अब देखो नाव से ये तट है, यहां हमको उतरना है मान लो इस स्थान पर, तो अब नाव आकर के इसके बगल में लग जाएगी। अब हम जैसे ही नाव से उतरते हैं मेरे भैया, नाव से उतरते हैं तो हम तो आगे आ जाते हैं लेकिन नाव पीछे चली जाती है। देखे हैं कि नहीं देखे? कभी रियल लाइफ पे फील करके देखो भैया, हमने करके देखा है। आप फील करोगे, हम करके देखें, इसलिए बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुरु हैं, बात मानो हमारी। ठीक है बच्चे, अब देखो अब ये पीछे क्यों जाती है। देखो, जब हम अपने पांव द्वारा इस नाव पर बल लगाते हैं तो ये नाव भी अपने विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये विपरीत बल में लगाने के कारण हम तो आगे चले आते हैं, लेकिन जो हमने अपने पांव से बल लगाया उसके कारण ये नाव कहाँ चली जाती है भैया? पीछे चली जाती है। तो मेरे भैया को आज न्यूटन के तृतीय नियम से कोई भी समस्या नहीं हुई हो तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी पढ़ाई द्वारा मेहनत अच्छी लग रही हो तो ये काम ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन लोग का भी फायदा हो सके। अब आ जाओ भाई, एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, इम्पल्स, आवेग क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इम्पल्स, यानी कि आवेग। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। अब आप लोग आएंगे और समझेंगे कि इम्पल्स के बारे में क्या क्या हम लोग अपनी मंत्रणा और अपने भावनाओं को दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस एक नज़र प्यार से देख लो इधर बोर्ड की ओर, आपको आवेग क्लियर। अब आवेग से पहले आप लोगों ने संवेग पढ़ा होगा मेरे भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा संवेग? जी गुरुदेव, पढ़ा है। संवेग बराबर यानी P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है गुरुदेव m इंटू वी, यानी जब हम द्रव्यमान में वेग का गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको गुरुदेव? संवेग मिल जाता है। तो हमने कहा जी भैया मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, अगर है तो है, बस बात खत्म। लेकिन अब इसमें भी हमको समझना है गुरुदेव, हम संवेग नहीं सीखने आए थे, हम आवेग सीखने आए थे। आवेग बताओ। तो जी भैया, जो आदेश आपको हम आवेग सिखाते हैं क्या होता है। अब मान लो कि कोई वस्तु है, गतिशील वस्तु मान लो इसमें पहिया वैया लगा दो, इतने अच्छा आर्टिस्ट तो है नहीं हम। मान लो कि कोई गतिशील वस्तु है, इस पे 2-4 लोग बैठे हैं, आराम से मस्ती काट रहे हैं। ठीक है, 2-4 लोग बैठे आराम से मस्ती काट रहे थे। अब मस्ती काट रहे थे तो क्या करना होगा? अब कुछ ना कुछ तो करना है इन लोग का। जी सर, बिल्कुल करना है। अब देखो, कह रहा है कि मान लो अगर ये है तो अगर गतिशील है तो उसका भैया कुछ ना कुछ वेग होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद कह रहा है अगर इसका कोई वेग होगा तो भैया मेरा द्रव्यमान भी होगा। जी जरूर होगा गुरुदेव। अब कह रहा है इसका द्रव्यमान और वेग, यानी जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। मान लो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अगर हम बल लगाएं
और, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और जो हमारे उसके बीच समय अंतराल होता है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और लगाए गए बल के बीच जो समय अंतराल होता है, उस प्रतिक्रिया यानी कार्यकारी बल और उस जो हमारा समय अंतराल होता है उसका गुणनफल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। अब इसी चीज को आओ लिख लेते हैं मेरे बच्चे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखकर हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए भैया क्या कह रहा है, मान लो किसी वस्तु पर क्रियाशील, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, हम लोग को क्या लिखना है भैया? माना किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, मान लो कोई वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समय अंतराल क्या कहना भैया? वह समयांतराल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समयांतराल जिसमें कार्यकारी बल हो, कार्यकारी बल हो तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह है किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समय अंतराल जिसमें कार्यकारी बल हो, यानी कार्यकारी बल कार्य करे, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? जैसे प्रदर्शित करते हैं, और इसमें कहा गया है कि जो हमारा f और निश्चित समय अंतराल का मतलब डेल्टा t होता है, ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। और मेरे भैया इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। तो इसके स्थान पर हम j रख लेंगे बराबर में m इंटू v। यही है मेरे प्यारे बच्चों हमारा आवेग। यही हमारा क्या है? आवेग। यानी किसी वस्तु पर कार्यरत या आरोपित बल तथा वह समय अंतराल जिसमें कार्यकारी बल हो, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, और F इंटू डेल्टा टी बराबर m इंटू वी, और J बराबर क्या होता है भैया? m इंटू में v। तो ये हमारे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, अब देखना, अगर हमारे प्यारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हों तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में क्या है आप लोग समझना। ठीक है, क्रिकेट तो आजकल आप लोग बहुत देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, एशिया कप शुरू है, देख रहे होंगे ना एशिया कप। अब एशिया कप में देखते हैं कि जो हमारा खिलाड़ी होता है ना भैया, मान लो कि हमारा छोटकू सा खिलाड़ी है, और आज हमने यूजी चहल को बना दिया। कौन है ये? यूजी चहल, क्योंकि शरीर उनकी बेचारों की इसी तरह है। ठीक है, अब यूजी चहल को बना दिया हमने यहाँ पर। अब यूजी चहल क्या करेंगे भैया?
अब एक हाथ इनका ऐसा है और जस्ट दूसरा हाथ यहाँ है। अब गेंद ऊपर से आएगी युजी चहल के लिए, इसका चेहरा मुंह तो बना दें। अब युजी चहल जैसे ही गेंद लोग कैच लेने गए, देखो जैसे ये नीचे आया कि नहीं आया भाई, देखना ये हम लोग जैसे ही बॉल को पकड़ते हैं, मान लो ऐसा खिलाड़ी बॉल लेता है, जैसे ही वो बॉल को कैच करता है वो तुरंत ही अब पीछे हाथ खींचता है, जैसे ही बॉल कैच करता है वो पीछे खींचता है। खिलाड़ियों ने फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन आप लोग उसका कारण जाने, वो कारण भले ही वो खिलाड़ी ना जानते हो लेकिन उसके पीछे भी फिजिक्स है, क्योंकि अभिषेक सर आपको हर जगह फिजिक्स बताते हैं कि हर जगह फिजिक्स है, तो उसमें भी आवेग लगा है मेरे भैया। आवेग को कम करने के लिए ये काम किया जाता है। अगर आवेग कम हो जाएगा तो हमको चोट कम लगेगी। अब देखना, जैसे ही गेंद हमारे हाथ से टकराती है वैसे ही उसका संवेग जीरो का मतलब द्रव्यमान तो रहेगा लेकिन उसका जो वेग होगा जीरो, और वेग जीरो होते ही पूरा संवेग यानी जो हमारा पी है वो जीरो। अगर संवेग जीरो तो जो हमारा आवेग है वो बढ़ेगा। अगर हम लोग उस पर वेग देते रहेंगे पीछे तक तो संवेग बराबर कार्य करता रहेगा और एक धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे हमारे हाथों में चोट बहुत कम लगेगी। यानी कि खिलाड़ी उसमें किसका यूज करते हैं, हाथ पीछे करने में फिजिक्स का। तो मेरे भैया यहाँ तक आज आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन का तृतीय नियम समझा, उसके बाद भैया हम लोगों ने इससे थोड़ा बहुत आवेग के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने ये देखिए तृतीय नियम समझा हम लोगों ने, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने आज की क्लास में इसके दैनिक जीवन में उपयोग समझा। उसके बाद हमने एक अलग से उदाहरण नाव का देखा। उसके बाद मेरे भैया हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, आवेग सीखा कि आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमने ये खिलाड़ी वाला कॉन्सेप्ट सीखा। तो इस प्रकार जो आज की हमारी वीडियो है वो समाप्त होती हुई। तो आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को इसी के साथ जय हिंद जय भारत।